आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, चाहे सर छोटू राम रहे हो, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं आज के, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलके साइमन कमीशन का स्वागत करके आपकी भारत की स्थिति में बहुजन समाज की स्थिति को बताने का काम किया, सरकार के सामने रखने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है, जो अधिकार हमें मिले कम्युनल अवार्ड के रूप में, बाबा साहब अंबेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस बात को यहाँ जब साइमन कमीशन आया उसका स्वागत करने वाले सर छोटू राम बाबा साहब अंबेडकर के साथ प्रजापति साहब, तमाम संत राम बीए प्रजापति बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल की उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें बाबा साहब जा नहीं पाए, और जा नहीं पाने के कारण अपने पूरे भाषण को उन्होंने किताब की श्रृंखला के रूप में जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में किताब का संग्रह किया। वो संत राम बीए प्रजापति आज के पिछड़े समाज के तो हैं। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नीरज पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहाँ बुलाने का काम किया। ये सच है कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का जब गुरु घर टूटा उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, और वो बन सकता है, वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करेगा। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं। मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं, या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं, या मैं सामान्य मंच में रहूं, या गेस्ट हाउस में रहूं, या गांव के अपने गरीब मकान में, मैं झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ना है, किन को मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देकर कहता हूं, फतेहपुर की सरजमी से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप वापस बैठ जाएं। मैं आपको समझता हूं, अभी आप यंग लोग हैं, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कठिन रास्ते, आपको कठिनाइयां आपके रास्ते में आएंगी। उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आओ मुद्दों की बात करें। मैंने आपको पिछड़े समाज के साथियों के, महापुरुषों के योगदान के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूं आज की परिस्थितियों में। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थितियों में बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को।
उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कि नीचे से लेके ऊपर तक मैं चाहता तो उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें अल्पसंख्यक समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता, लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले जिम्मेदारी से बात की जाए, SC ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने संदेश आया कि भाई उनको जेल भेज दिया है, भेज दिया था, आगे कुछ कर रहे थे, भेज दिया था। फिर खबर आई कि बहुत मुख्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने ट्वीट करके कहा कि अगर वो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को परेशान करने का काम करोगे तो मैं लखनऊ में आकर बैठ के धरना देने का काम करूंगा। फिर रात को मुझे खबर आई कि इनको छोड़ दिया गया है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं, पुलिस की भर्ती का घोटाला उसके बाद हम लोगों ने उठाई, फिर जब वो भर्ती 6 महीने में कराने की बात की गई थी और नहीं कराई, उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा। अभी सफाई कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, अभी लेटर आया कि नियमित कर रहे हैं, उसके नियमितीकरण की आवाज मैंने उठाई और शहरी विकास मंत्री को मैंने पत्र लिखा। लगातार जिसकी समस्या मेरे पास आती है, हमारे किसी भी माध्यम से संगठन के उनकी आवाजों को उठाने का काम करता हूं। और अभी तो 2 ही सेशन हुए। कल मुझे किसी ने कहा, एक पत्रकार ने पूछा कि भाई वो आपके मामले MP MLA कोर्ट में चले गए हैं, अब क्या करोगे? तब मैंने कहा भाई आज ये लोग मेरी संस्था, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। वहां तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, लेकिन मैं तो सड़कों पे काम करना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप याद रखना, जनवरी फरवरी खत्म होने दो, मार्च से शुरू करेंगे, 15 मार्च से 16 मार्च से। आप मेरी बात को याद रखना। और उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जाने जाएंगे, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक तहसील तक पहुंचने का काम करेंगे। और जमीनी तौर पे जो है बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे। आप रूखी खिलाओगे रूखी खाएंगे, आप सूखी खिलाओगे सूखी खाएंगे। कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, कोई महल नहीं चाहिए, कोई पनीर नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए। आप चटनी से खिलाओगे तो चटनी से खाएंगे। किसान के बेटे अपने अपने हैसियत को जानते हैं। आप जैसे रखोगे, आप सूखे में रखोगे तो सूखे में रहेंगे, आप गीले में लिटाओगे तो गीले में रहेंगे। कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये बात जरूर लेके आपके बीच में आएंगे कि आप इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर बुलडोजर और तमाम तरह से जो परेशानी आपके सामने खड़ी की जा रही, आप ये देखिए, ये बुनियादी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 70 साल पहले जो लोग उत्तर प्रदेश में, देश में कई जगह जिनके पास जमीनें नहीं थी, वो स्थापित हो गए हैं। आजादी से भी पहले जो वहां रह रहे हैं, आज उनके मकान पक्के बन गए। नए नए ऑर्डर आते हैं कि भाई ये बस्ती तो अवैध है, इसको खाली करो खाली करो। सरकार का काम बसाने का होता है, सरकार का काम उजाड़ने का नहीं होता। क्योंकि जहां दलित पिछड़े वर्ग के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, वहीं की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। जहां इनके चहेते रह रहे हैं, वहां की बस्तियों को छुआ नहीं जा रहा है। ये लखनऊ में अभी हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बार ऐसे ही सभा में उनके एक अनुयायी ने पूछा कि भाई गुरुजी हम इतना संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमें सुख शांति का जीवन क्यों नहीं मिलता? गौर करना नौजवान, मेरे नौजवान बहादुर साथियों, इस पे गौर करना। तो सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसरनु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरकट गांव। कि भाई अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो 2 ही रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी, स्वराज माही अपने राज में अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। नीरज भाई कह रहे थे कि गया हुआ बताता नहीं, क्या कहते भाई, मरा हुआ आता नहीं, जिंदा जाता नहीं और मरा हुआ बताता नहीं। तो सुख शांति चाहिए, जीते जी तो राज लाना पड़ेगा, बिना राज के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात बाबा साहब अंबेडकर भी कह के गए हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आपकी सारी समस्याओं का हल सत्ता है, सत्ता लाओ, राज लाओ, तभी जाके बदलाव होगा। और जब उनसे पूछा गया कि राज कैसा होना चाहिए, राज तो अभी भी चल रहा है, डबल इंजन की सरकार का, तीसरी बार का राज तो अभी चल रहा है। राज कैसा होना चाहिए, इस बात को भी सुन लो। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े से सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए
जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहाँ खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, जहाँ कोई बहुत अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ा सके, जहाँ कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी रोटी के लिए मोहताज हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज आना चाहिए। और 600 साल पहले उन्होंने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, 600 साल पहले उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज लाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ना आगड़े की बात की, ना पिछड़े की बात की, ना छोटे की बात की, ना बड़े की बात की, सबके लिए उन्होंने